मेरे मालिक बिजनेस टूर पर गए तो अपनी 16 साल की खूबसूरत बेटी को मेरे पास ही छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। इस बात की मालिक ने भी इजाज़त दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालिक की बेटी तो उस रात मालिक बिजनेस टूर पर जा रहे थे, इसलिए सुबह से ही मेरी जान पर आफत आई हुई थी। वो बार बार मुझसे कहते, राजीव, मेरा पूरा घर मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकता हूँ, घर के किसी और नौकर पर मुझे उतना भरोसा नहीं है। मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं कई सालों से मालिक के घर पर काम कर रहा था, इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पर करते थे, किसी पर भी नहीं करते थे। इसीलिए वह मुझे हर बात बता कर रखते थे। वह मुझसे कहने लगे, देखो राजीव, मैं अपनी बेटी अनामिका को घर पर ही छोड़कर जा रहा हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना कि उसे नींद में चलने की आदत है। मैं उनकी बात पर सर हिलाने लगा कि मालिक, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, मैं तो अपने कमरे में ही सोता था। मालिक की बेटी उम्र में 16 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की बेवकूफ़ लड़की। वो मालिक की बहुत लाडली थी, क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए उसे लाड़ प्यार से रखा हुआ था। अभी तक वह गुड्डे गुड़ियों से ही खेलती थी। मैंने कहा कि मालिक, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालिक ने मुझसे की, मैं तो हैरान रह गया था। वह ये बात कैसे मुझे कर सकते थे। वह मुझसे कहने लगे कि रात को तुम मेरी अनामिका के पास ही सो जाना और उसके कमरे में ही रहना। ये बात सुनकर तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। मेरा तो दिमाग ही ये सुनकर घूमने लगा था। मैंने कहा, मालिक, मैं कैसे आपकी बेटी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, ये ठीक नहीं है। पर वो कहने लगे, राजीव, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम अनामिका के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालिक की बात किसी भी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैं उन्हें बार बार इनकार भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अपने दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं अनामिका के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरे मालिक कई साल से अकेले ही थे, क्योंकि उनकी पत्नी का काफ़ी साल पहले देहांत हो गया था। लेकिन वह बहुत ही अमीर थे। मालिक की बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, जिससे उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। और उनके बस एक ही बेटी थी, जिसे उन्होंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। जब मैं मालिक के घर काम करने के लिए आया था, तो उस वक्त मालकिन जिंदा थी। मालिक मालकिन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनमें बहुत ज़्यादा लगाव था। उन लोगों की लव मैरिज हुई थी और वह दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहते थे। अनामिका के पैदा होने के कुछ सालों के बाद मालकिन का एक कार हादसे में देहांत हो गया था। उस वक्त मालिक सदमे से पूरी तरह से पागल हो गए थे। वह पागलों जैसी बातें करने लगे थे। कभी कहते कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, वह अभी थोड़ी देर में ही घर वापस लौट आएगी। उस वक्त मालिक की ऐसी हालत देखकर मैं खुद भी बहुत फूट फूट कर रोता था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखा करते थे, इसीलिए मुझसे उनका दुख देखा ही नहीं जा रहा था। अनामिका को देखकर तो मालिक और भी ज़्यादा परेशान रहते थे और रोते थे कि बिन माँ की बच्ची को वह किस तरह से पाल पाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेटी को संभालना सीखा और उनका दिल अनामिका के साथ ही लग गया। मालिक के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालिक की दूसरी शादी करवा दी जाए, लेकिन मालिक ने अपने माता पिता को इस बात से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि मुझे अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी पत्नी के नाम पर गुजार दूंगा। फिर उन्होंने यही किया।
उन्होंने अपना बिजनेस संभाल लिया और घर को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधों पर डाल दी। धीरे धीरे इतने साल गुजरते गए। मालिक का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था। इसीलिए मालिक ने मुझे कारोबार की भी कुछ देख रेख की जिम्मेदारी दे रखी थी। मैं भी उनके नमक का हिसाब चुकाया करता था। एक एक पाई का हिसाब मालिक को दे देता था। इस साल मेरे मालिक को अपने बिजनेस से जुड़ी हुई कई ज़रूरी कामों को लेकर एक लंबे टूर पर जाना था, जहां उन्हें कुछ विदेशी क्लाइंट से अपने बिजनेस की बात करनी थी, ताकि वह अपने कारोबार को और भी ज़्यादा फैला सकें। इसीलिए मालिक ने मुझसे कहा कि वह बिजनेस टूर पर जा रहे हैं। ये बात सुनकर पहले तो अनामिका ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह यहाँ पर इतने दिनों तक अकेली नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि उसके फाइनल के पेपर थे, इसीलिए मालिक कहने लगे कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए अगली बार जब मैं जाऊंगा तब तुम मेरे साथ ही चलना। बड़ी मुश्किल से अनामिका मानी थी, लेकिन जो कुछ मालिक मुझसे कह रहे थे वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी और मालिक मुझे सब कुछ समझा बुझाकर अपने बिजनेस टूर पर चले गए थे। और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून से गहरी लंबी सांस ली और फिर मैंने नौकरानी को बुलाया और उसे अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाने के लिए कहा। मालिक के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार भी नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा से रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि जब मालिक चले गए हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाठ मैं भी करके देख लूं। मैं सुकून के साथ मज़े से अपने दोनों पैरों को सामने की टेबल पर रखकर बैठा था और रिमोट को हाथ में लेकर टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच रहा था कि मैं कौन सा चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अनामिका हॉल में आ गई। जब उसने मेरे बैठने के तरीके को देखा तो माथे पर सिकन डालकर बोली, राजीव के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं पापा के आते ही उनसे लगाऊंगी कि कैसे तुम उनकी कीमती टेबल पर इस तरह से पांव पसार कर बैठे हुए थे। अनामिका की बात सुनकर मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया और बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी मालकिन, आपको भगवान का वास्ता, लेकिन मालिक से मेरी शिकायत ना करिएगा। मैंने फौरन से ही टीवी बंद कर दिया और रिमोट को साइड पर रख दिया। अनामिका माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगी, पापा घर पर नहीं हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक पापा घर पर नहीं हैं, इस घर की मालकिन मैं ही हूँ, इसीलिए मैं जैसा कहती हूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने तुरंत ही अपना सर झुकाकर कहने लगा, जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा भी आपका हुक्म होगा मैं वैसा ही करूँगा। अंदर से तो मेरा जी बहुत जल कर रह गया था। मेरी कभी भी मालिक की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती थी, क्योंकि वह हर वक्त अजीब तरह की हरकतें करती रहती थी और मैं हमेशा उसकी हरकतों से बहुत परेशान रहता था। वह मुझे बाजार के भी कई सारे चक्कर लगवाती थी। कभी किसी सामान के लिए कहती तो कभी किसी सामान के लिए, और हमेशा अपना हर सामान मुझसे ही मंगवाती और शर्त भी ये रख देती कि मैं ड्राइवर को लेकर नहीं जा सकता और ना ही किसी दूसरे नौकर को भेज सकता हूँ। मालिक भी अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। वह हर काम के लिए मुझे ही कहते, जाओ राजीव, तुम्हारी छोटी मालकिन जैसा कहती है वह काम कर दो। इतने में चाय का कप लेकर वहाँ पर नौकर आ गया और उसने जब मुझे ऐसे खड़े देखा तो अजीब तरह से मेरी खिल्ली उड़ाते हुए हंसने लगा। उसे मुझ पर हंसता हुआ देख मुझे गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, अभी तो बड़ा ही रौब जमा रहे थे, अब आ गए ना अपनी औकात पर। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नज़र से देखा।
उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने अपने पीने के लिए मंगाई थी वह बड़े मज़े से अनामिका पी रही थी। फिर ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में गुजर गया और जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में सोने के लिए जाने लगा। तभी अनामिका कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? राजीव, पापा ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। ये सुनते ही मुझे मालिक की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं भी नींद नहीं आती। घर में और नौकरानियां भी हैं, आप अपने साथ उन्हें सुला लें। तो वह कहने लगी, पापा ने कहा था कि तुम सोओगे, तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में चला तो गया, लेकिन मुझे बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अनामिका अपने बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट भी बंद कर दी थी। कमरे में इस वक्त बहुत अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भले ही वह 16 साल की थी, लेकिन मैं तो 16 साल का नहीं था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जब एक मर्द और एक औरत एक साथ हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालिक ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वह किसी भी नौकरानी को अनामिका के साथ कमरे में सुला देते। कमरे में जब हल्की सी रोशनी दिखने लगी तो मैंने एक नज़र बेड पर लेटी हुई अनामिका पर डाली तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई वह बड़ी ही मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र को बदल लिया और अपनी आँखों को ज़ोर से बंद कर लिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि मुझ पर कोई शैतान हावी हो, मैं जल्दी से सो जाऊं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करने लगा। ऊपर वाले को याद करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई थी। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी सुबह आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा तो देखा कि अनामिका नींद में अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालिक ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अनामिका को अकेले मत भेजना। इसीलिए जब अनामिका तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो ड्राइवर के साथ मैं उसे स्कूल छोड़कर आया। उसके बाद मैं कारोबार से जुड़ा हुआ हिसाब किताब देखने लगा। सारे हिसाब किताब अब मालिक की गैर हाजिरी में मुझे ही देखने थे। सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। मैं उन कामों में ऐसा उलझा पड़ा था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि अनामिका को वापस भी लेने मुझे ही जाना था। जब तक मैं ना जाता ड्राइवर भी अनामिका को स्कूल से लेने नहीं जाता और ये मालिक का हुक्म था। मैं अपने काम पर ऐसा व्यस्त हुआ था कि मेरे दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। 12 बजे अनामिका की छुट्टी होनी थी और इधर 2 बज चुका था। तभी मेरे फ़ोन पर घंटी बजने लगी और मैंने नंबर देखा तो मालिक का था। मैं जल्दी से फ़ोन उठाया तो मालिक मुझ पर गुस्सा करके कहने लगे कि मुझे अनामिका का फ़ोन आया था, वो अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? जैसे ही मैंने ये सुना मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं तो सारे काम काज के चक्कर में ये भूल ही चुका था कि मुझे अनामिका को स्कूल वापस लेने जाना भी था। मालिक कहने लगे, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। मैं तुरंत ही सारा काम निपटाया और घर से निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? तो इस पर वह मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मालिक तो तुम्हें ही सब नौकरों का मुखिया बनाकर गए हैं, तो उन बातों का तुम खुद ही ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे और भी गुस्सा दिला दिया था। मालिक क्या गए थे, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे और उनके सामने तो सारे नौकर सर झुकाकर रहते थे। मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ अनामिका ही स्कूल में थी। यहाँ पर चौकीदार मुझे देखकर बोला,
इतना लेट क्यों हो गए? अनामिका भी गुस्से में लाल पीली हो चुकी थी। वह गुस्से में ही गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुंचा, वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, पापा को आने दो, तुम्हारे कान नहीं खिंचवाए तो मेरा नाम बदल देना। मेरा भी फिर कसूर था, इसीलिए मैं चुपचाप उसकी सारी उल्टी सीधी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो खाना भी नहीं बना था और घर की कोई ठीक साफ सफाई भी नहीं हुई थी। बस सारे नौकर अपनी ही बातों में बिजी थे। ये देखकर तो मेरा सर चक्कर खाने लगा था। मालिक के बगैर तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालिक के बिना बौखलाकर रह गया था। मैंने नौकरानियों से कहा कि कम से कम ठीक से सफाई तो करो। मैंने फिर अपने निगरानी में पूरे घर को साफ सुथरा भी करवा दिया। रात तक ये सब करके मैं बहुत थक चुका था। जब मैं अनामिका के कमरे में गया तो वह तेज तेज आवाज में अपनी पढ़ाई का कुछ याद कर रही थी और इसीलिए मैं बाहर सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का काम करके मैं बहुत थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की आहट मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी अनामिका के कमरे के बाहर खड़ा हो, कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज में उससे कहा कि कौन है वहां पर, तो कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम से उठा और किचन की तरफ भागा, लेकिन वहां किचन बिल्कुल ही खाली नजर आ रहा था। मैंने जब लाइट जलाई तो वहां पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। किचन में एक दरवाज़ा लगा हुआ था जो कि बाहर की तरफ ही खुलता था। जब मैंने वहां देखा तो उस दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं वापस किचन के दरवाजे से अंदर आया और अंदर से मैंने कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया। मैं ये सोचने लगा कि आखिर कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्या सूझा। मैं अनामिका के कमरे में चला गया। वह बेड पर आराम से सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी तो अनामिका शायद नींद में डर रही थी। वो कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है और ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। पापा, मेरा हाथ पकड़ लो। वो बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालिक को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ अनामिका के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वह सो गई। बहुत देर तक मैं वहीं पर खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा कि कब वह मेरा हाथ छोड़े और मैं वापस जाकर सो जाऊं, लेकिन वह मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। फिर जब मैंने देखा कि वह गहरी नींद में सो गई है तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर लिया। फिर मैं दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद से मैं अनामिका के कमरे में ही सोने लगा था। कुछ दिनों के बाद घर के बावर्ची ने रात के खाने में अनामिका के कहने पर खीर बनाई। खीर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए मैंने उस दिन पेट भर के खूब खीर खाई और उस दिन मुझे वाकई में इतना अच्छा खाना खाने के बाद बहुत ही सुकून की नींद आई। खाना खाकर मैं उस रात अनामिका के कमरे में चला गया। उस दिन काफ़ी दिनों के बाद मैं बहुत गहरी नींद में सोया। सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि बेड खाली था। उस वक्त सुबह का 6 बज रहे थे। उस वक्त तो अनामिका जागती ही नहीं थी और वैसे भी उस दिन तो रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो अनामिका वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने अनामिका को पूरे घर में छान मारा, लेकिन वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया। सभी नौकर उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून न निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था
मालिक उसे मेरे भरोसे पर छोड़ कर गए थे और मैं कैसे रात को इतनी गहरी नींद में सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने ध्यान दिया कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहाँ से गया था। फिर मुझे ध्यान आया, कुछ दिन पहले ही मैंने एक आदमी को अनामिका के कमरे से बाहर जाते हुए देखा था और फिर वह किचन की तरफ भाग गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फौरन ही मालिक को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बता डाली। बावर्ची का सारा पता मैं जानता था। मालिक ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचकर उसका पीछा करो। मैंने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगे वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची किसी को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं लेकर जा रहा था। उस वक्त तक पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और उसमें साफ नज़र आ रहा था कि बावर्ची अनामिका के ऊपर हाथ रखकर ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया और जैसे ही गाड़ी तक पहुंचा तो वह एक सुनसान जगह पर खड़ी हुई थी। तभी मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे इसी जगह पर लेकर आया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं तुरंत ही भागता हुआ इस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। इधर पुलिस वाले अपनी छानबीन में लगे थे, लेकिन मैं उस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वही बावर्ची और दो और आदमी उसके साथ मौजूद थे। उन्होंने अनामिका को रस्सी से बांधकर कुर्सी पर बैठा रखा था, पर वो बहुत रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आओ देखा न ताओ और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई थी और उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। अनामिका रोते हुए मेरे गले से लग गई। वह उस वक्त बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके बाद 2 दिन के बाद ही मालिक भी वापस लौट आए। मालिक अनामिका को गले लगाकर रोने लगे और मुझसे कहने लगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हर हाल में हिफाजत करोगे। मैंने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ आप अनामिका को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही अनामिका की तरफ। ये सुनकर मालिक बहुत खुश हो गए थे। लेकिन उस दिन के बाद मैंने मालिक से कहा कि कारोबार बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे के चक्कर में आप इतना भी ना बिजी हो जाएं कि आपकी बच्ची पर किसी भी तरह की आँच आ जाए। इससे तो बेहतर यही है कि आप देश में ही रहकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं और यहीं पर उसे अच्छे से संभालें, ताकि आप अपनी बेटी पर भी अच्छे से ध्यान दे सकें। मेरी इस बात पर मालिक ने कहा कि राजीव, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस दिन के बाद से मालिक ने विदेश में अपने कारोबार को बढ़ाने का फैसला छोड़ दिया और फिर अपने देश में ही उन्होंने अपने कारोबार को लेकर नई प्लानिंग शुरू कर दी और इधर मैं भी उनके साथ कारोबार में हाथ बटाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।